कल अपन बात कर रहे थे पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। दे मस्ट हैव ए कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 के अंदर आपने देखा था कि राजनियम की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है, बशर्ते कि वह संबंधित राजनियम के द्वारा वयस्क आयु का हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और राजनियम के द्वारा अनुबंध के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। तो अर्लियर क्लास में ये बात अपने सामने आई कि 3 पक्षकार ऐसे हैं who haven't any capacity of contact, जिनमें अनुबंध करने की क्षमता का अभाव है। जिसमें पहला आपने कल देखा था अवयस्क माइनर और अवयस्क के साथ में किए गए ठहराव का वैधानिक प्रभाव क्या होता है, ये बात आपने कल देखी। आज अपन बात करेंगे अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नाउ द क्वेश्चन arises, व्हाट डू यू मीन बाय द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड? भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 12 सेक्शन 12 के अंदर उल्लेख किया है कि अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने के लिए फॉर द सेक ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का है। ईच एंड एवरीबॉडी हैव ए साउंड माइंड। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का है, बशर्ते कि अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करते समय एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देंगे शब्दों पे, अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करते समय, ये बहुत गहरी बात है। अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करते समय वह सोचने समझने की शक्ति रखता हो और वो ये भी समझता हो कि इस अनुबंध का उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। What would be the further consequences of this contract? यदि ये समझ है उस व्यक्ति के अंदर, ये थॉट लेवल है उस पक्षकार के अंदर, तो वो राजनियम की दृष्टि से स्वस्थ मस्तिष्क का माना जाएगा। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, सेक्शन 12 का उल्लेख कि राजनियम की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का माना जाएगा, बशर्ते कि अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करते समय वह सोचने समझने की शक्ति रखता हो और वो ये भी समझता हो कि इस अनुबंध का, जो वो करने जा रहे हैं, इस अनुबंध का उसके भावी हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सेक्शन 12 की बात को हम आगे बढ़ाएं तो स्वस्थता के दृष्टिकोण से फॉर द सेक ऑफ द साउंडनेस ऑफ माइंड, हम व्यक्ति को 3 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज एक आदमी की हो सकती है, एक वचनदाता की, वचनकर्ता की हो सकती है। पहला है पैदाइशी मूर्ख, जिसको हम अंग्रेजी में इडियट कहते हैं, पैदाइशी मूर्ख। दूसरा है पागल, जिसको अपन लूनेटिक कहते हैं, पागल व्यक्ति। और तीसरा अदर कैटेगरीज है जिसमें व्यक्ति हिप्नोटाइज भी हो सकता है, तेज बुखार भी हो सकता है और किसी तरह की मानसिक विकृति हो सकती है।
तो इस तीन श्रेणी के अंदर हम उस व्यक्ति को विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पैदाइशी मूर्ख। ऐसा व्यक्ति जिसमें जन्मजात ही सोचने समझने की शक्ति का अभाव हो, बाय बर्थ ही हैवंट एनी कैपेसिटी ऑफ कॉन्टेक्ट, ही हैवंट एनी साउंड माइंड। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होगा, वोइड एब इनिशियो। इसके बारे में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। और ये अपना आप में सेल्फ प्रूव्ड है, उसके हाव भाव से, उसकी बातचीत से, उसका एक तरह से चिकित्सीय परीक्षण से ये बात अपना आप में सिद्ध होती है कि इस संबंधित व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति का अभाव है। दूसरा व्यक्ति है पागल व्यक्ति, जिसको अपन लूनेटिक कहते हैं। पागल व्यक्ति की दो स्थिति हो सकती है। एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सामान्यतया स्वस्थ मस्तिष्क का होता है, हैव ए साउंड माइंड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदा कदा सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ओकेजनली ही हैज लॉस्ट हिज मेंटल कैपेसिटी। इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति इस प्रकार के हो सकते हैं जो सामान्यतया अस्वस्थ मस्तिष्क के होते हैं, हैव ए अनसाउंड माइंड, लेकिन यदा कदा ओकेजनली सोचने समझने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में सुविधा करते समय कानूनी स्थिति क्या होगी, तो इसमें ज़्यादा आपको लफड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 12 की जो बात है उसको आप ध्यान करेंगे कि इस तरह के व्यक्ति के द्वारा अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करते समय उसकी मानसिक अवस्था कैसी है। यदि वो अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करते समय सोचने समझने की शक्ति रखता है और वो ये भी समझ सकता है कि इस अनुबंध का उसके भावी हितों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया वचन, ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई प्रतिज्ञा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया ठहराव राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय होगा। भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 है। भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 के अंदर ये उल्लेख रखा है कि यदि कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय के द्वारा पागल घोषित किया जा चुका है, वो पंजीकृत हो चुका है, तो ऐसा व्यक्ति अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने के लिए तब तक वो अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ही माना जाएगा, तब तक वो पागल ही माना जाएगा, जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा उसे स्वस्थ घोषित नहीं कर दिया जाता। और सक्षम न्यायालय उसको तब तक स्वस्थ घोषित नहीं करेंगे जब तक कि सक्षम चिकित्सकों के द्वारा उसको स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र नहीं दे दिया जाता। तो पहला व्यक्ति हुआ पैदाइशी मूर्ख, इडियट। दूसरा पागल व्यक्ति, विच इज नाउन एज ए लूनेटिक। और तीसरा आदर्श। आदर्श के अंदर मैंने आपको जैसा बताया था कि यदि किसी व्यक्ति के तेज बुखार आ गया या बूढ़ापे की वजह से उसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई, या शराबी ज़्यादा शराब का सेवन कर लिया, या इंटॉक्सिकेशन को इस तरह की दवा का उपयोग कर लिया कि उसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई, या वो हिप्नोटाइज हो गया, सम्मोहित हो गया,
तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भी एक टाइम बीइंग जो है वो सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो इन कारणों से भी, चाहे वो हिप्नोटाइज हो, चाहे वो सेनाइल हो, चाहे वो एजिंग का मामला हो, या किसी अन्य कारण से गहरी चोट लगने की वजह से भी, यदि अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करते समय सोचने समझने की शक्ति का अभाव हो गया, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया ठहराव राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। जो व्यक्ति इस आधार पर अपने दायित्व से मुक्त होना चाहता है, उस व्यक्ति को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जिस समय उसने प्रतिज्ञा करी थी, ठहराव किया था, उस समय उसमें सोचने समझने की शक्ति का अभाव था। कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता कि उसने शराब का सेवन कर रखा था। उसकी जिम्मेदारी है कि सक्षम न्यायालय के सम्मुख ये सिद्ध करे कि अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करते समय उसने इतनी ज़्यादा शराब का सेवन कर रखा था कि सही मायने में उसमें सोचने समझने की शक्ति का अभाव हो गया। तो चाहे अवयस्क हो, चाहे अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति हो, यदि ऐसा व्यक्ति कोई एग्रीमेंट करेगा, कोई ठहराव करेगा, तो ऐसे ठहराव को अपने राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कर सकते। सच एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ। और तीसरी कैटेगरी हम लोगों ने ली थी कि ऐसे पक्षकार जिनको राजनियम ने स्पष्ट रूप से अनुबंध के अयोग्य घोषित कर दिया, स्पष्ट रूप से, क्लियरली दे आर डिस्क्वालिफाइड। या तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्थिति के अनुसार अयोग्यता है। कौन कौन से पक्षकार हो सकते हैं? फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, जैसे भारत का राष्ट्रपति, अब अपने इनको या न्यायालय इनको अयोग्य घोषित नहीं कर सकता। इनकी पोजीशन इस प्रकार की है कि आप चाहते हुए भी जब तक ये पद पर पदासीन हैं, किसी भी न्यायालय के अंदर वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों हुआ? ये विचारणीय मुद्दा है कि राष्ट्रपति अपने देश का प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष और सभी न्यायालयों का एक तरीके से न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने अगर किसी को मृत्युदंड भी दिया है, तो राष्ट्रपति जो है वो उसको समाधान दे सकता है। तो उसके पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जब तक वो पद पर पदासीन हैं, तब तक उनके विरुद्ध कोई भी लीगल प्रोसीडिंग संभव नहीं है। इसलिए ये व्यवस्था कर दी कि यदि कोई राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है, हालांकि ऐसी स्थिति नहीं आती है, लेकिन यदि कोई करता है तो उसको पहले महाअभियोग लगा करके ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पीचमेंट उसको पद से विरत करना होगा। उसके पश्चात रेट्रोस्पेक्टिव पूर्व प्रभाव से उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरीके से विदेशी सम्राट, राजदूत या प्रतिनिधि सामान्य दशाओं के अंदर इनके पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध किसी तरह की लीगल प्रोसीडिंग संभव नहीं है। यदि इनमें से कोई भी पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के आधार पर ही इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरीके से शत्रु, एलाइन एनिमी, विदेशी शत्रु अपन कह सकते हैं। विदेशी के साथ में सामान्यतया एग्रीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो व्यक्ति शत्रु राष्ट्र का नागरिक है, जिस देश को हमने शत्रु घोषित कर दिया, या घोषित शत्रु राष्ट्र के
राष्ट्र को अगर कोई सैन्य सुविधा प्रदान कर रहा है तो उस देश के नागरिक भी इस दृष्टिकोण से शत्रु ही माने जाएंगे। तो युद्ध के दौरान ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान ड्यूरिंग द वार ऐसे राष्ट्र के नागरिकों के साथ में एग्रीमेंट संभव नहीं है। यदि युद्ध से पहले अगर कोई एग्रीमेंट किया हुआ है और युद्ध लंबा चल गया तो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। और युद्ध समाप्ति के पश्चात यदि वो अपने वचन का निष्पादन करना चाहें तो वो सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके उसका निष्पादन कर सकते हैं। इसी तरीके से अपराधी या कैदी, इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपराधी घोषित होने के पश्चात, या यूं कह लीजिए जब तक वो जेल की सलाखाओं के अंदर बंद है, तब तक उसके साथ में किया गया ठहराव राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। उसकी परिवर्तनीयता तभी होगी जब उसके दंड की अवधि पूरी हो गई हो या पूरी होने से पहले सक्षम न्यायालय के द्वारा उसे समाधान दे दिया हो। तो ऐसी स्थिति में वो सामान्य नागरिक के रूप में अनुबंधात्मक संबंध स्थापित कर सकता है। इसी तरीके से इस कैटेगरी के अंदर हम ले सकते हैं दिवालिया व्यक्ति, एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट। दिवालिया घोषित होने के पश्चात जब तक वो दिवालियापने से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसकी जो संपत्ति है वो ऑफिशियल रिसीवर के पास में रहेगी। वही उसकी संपत्ति को रियलाइज करेगा, वही यथा योग्य उसका निस्तारण करेगा। लेकिन दिवालिया व्यक्ति किसी भी स्थिति के अंदर वचन के निष्पादन की स्थिति में नहीं होगा। लिहाजा उसके साथ में किया गया ठहराव राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो सकता। तो ये कुछ ऐसे पक्षकार थे जिनको राजनियम के द्वारा अनुबंध के अयोग्य घोषित कर रखा है, या उनकी स्थिति पोजीशन इस प्रकार की है कि हम चाहते हुए भी उनके विरुद्ध न्यायालय के अंदर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो ये पूरा चैप्टर अनुबंध करने की क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है, कौन कौन से ऐसे पक्षकार हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है। तो हमने जिक्र किया अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति और ऐसे पक्षकार जिनको राजनियम ने अनुबंध के अयोग्य घोषित कर दिया। दैट्स ऑल।